वेलकम इन एमएल पाठशाला। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स पोर्शन से चैप्टर नंबर 1, नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और गाइज 1 वीडियो 1 चैप्टर, एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करना है। सेकेंड थिंग बच्चों, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स, एक न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स की तैयारी करनी है और एक ही वीडियो में चैप्टर को फिनिश करना है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्टार्ट करने के लिए टॉपिक पहला हमारा आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। गाइस इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर क्या होता है, तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना कहाँ से, जीरो से, और बनना क्या है, हीरो। मीन्स ये क्लास जो है वो 0 to हीरो के लिए है। गाइज सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पढ़नी है और चार्ज के लिए हमें बेसिक पॉइंट पढ़ने हैं कि चार्ज होता क्या है, बॉडी में चार्ज आता कैसे है और चार्ज कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, सबसे पहले एक कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, अगर हम आपसे पूछें ये बॉडी किससे मिलकर बनी है, तुरंत आप बोलोगे ये पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम खुद या ह्यूमन बॉडी भी बनी हुई है। तो गाइज कोई भी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है, किसी पार्टिकल से मिलकर बनी है। और जो पार्टिकल होते हैं वो मिलकर बने हैं किसी एटम से या कंपाउंड से। केमिस्ट्री पढ़ ले, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। किसी एटम से या बने हैं, कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। तो गाइज ये किसी कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, और जो कंपाउंड होते हैं वो किसी एटम से मिलकर बने होते हैं। और जब केमिस्ट्री में क्लास 9th में पढ़ा था, एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ था, तो वहाँ बताया गया था लास्ट में कि भाई जो एटम है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है, अब गाइस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करनी, मतलब इसका जो बेस है, किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो बेस है वो EPN है। ठीक है, अब EPN की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो E फॉर इलेक्ट्रॉन्स, P फॉर प्रोटॉन्स और N फॉर न्यूट्रॉन्स होता है। गाइस अपनी फिजिक्स में इन भाई साहब को नहीं पढ़ना है, न्यूट्रॉन्स के बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल का पियोन जो होता है उससे आप नमस्ते करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पास चार्ज कुछ कर तो पाएगा नहीं आपका। बिल्कुल वैसे ही तो ये आपका स्कूल का पियोन है, तो इससे नमस्ते नहीं करनी है, नमस्ते इनसे करनी है, क्योंकि इनके पास क्या है, चार्ज है। अब वो चार्ज है कैसे, सबसे पहले एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो बॉडी की मैंने बात की है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ये वाली बॉडी। अब गाइस होता क्या है, जब हम बाहर से इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देने के बहुत सारे केसेस तरीके हैं हमारे पास। एनर्जी हीट देने से भी हो जाती है, बाहर अगर हम रख देंगे ओपन एरिया में तो सनलाइट से भी एनर्जी उसको मिल जाएगी, अगर हम उसमें करंट पास कराएंगे तब भी एनर्जी मिल जाएगी। अब जैसे ही ये एनर्जेटिक होता है तो होता क्या है, जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, वो एक्साइट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्साइट हो जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, जाके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में आ जाएंगे तो बच्चों क्या होगा जाके, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में करंट आ जाता है। तो अगर करंट आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट आया, तो मीन्स गाइज इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने से क्या होता है, उस पर्टिकुलर बॉडी में करंट आता है। इसका मतलब किसी बॉडी को चार्ज होने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का चलना बहुत जरूरी है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसमें करंट आएगा और उस बॉडी को बोलेंगे कंडक्टर। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, जब उसको हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसी भी फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव नहीं करेंगे, उसके अपने ऑर्बिट को ड्रॉप छोड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा जाके, वो बॉडी क्या कहलाती है, इंसुलेटर कहलाती है। इसका मतलब बॉडी हमारी 2 टाइप्स की है, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, कंडक्टर्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है वो कौन सी होती है, इंसुलेटर्स। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए उसके अंदर, बेसिक उसके अंदर चाहिए इलेक्ट्रॉन का चलना। अब गाइस एक क्वेरी यहाँ पे ये भी तो आती है कि इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों चलते हैं, प्रोटॉन्स मूव क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके पास तो EPN 3 चीज़ें बताई सर आपने। तो गाइस इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कैसे हो गया, तो गाइस सबसे पहले एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन यहाँ पे 2 बनते हैं कि भाई ये 2 चार्ज कैसे कैसे इसके पास हो गए जाके। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव क्यों करता है, प्रोटॉन्स मूव क्यों नहीं करता है, जबकि चार्ज तो इसके पास भी होता है, इसको मूव करना चाहिए वहाँ से। तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसके लिए। और सबसे पहले गाइस जब मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की इस पर्टिकुलर बॉडी को, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू किए। क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि वाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव,
केवल इलेक्ट्रॉन्स ही मूव क्यों करते हैं, प्रोटॉन्स मूव क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है मास की। बिल्कुल वैसे ही संडे का दिन है और संडे के दिन के आप घर पे बैठे हुए हैं, सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, आप अकेले बिजी हैं गेम खेलने में और सारे लोग फ्री बैठे हुए हैं। आपको अगर गेट नॉक करता है तो गेट जब कॉल बजती है तो क्या कहा जाता है, जाओ छोटू देख के आओ। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा बिजी थे, घर वाले सारे कोई बिजी नहीं थे, लेकिन जाना आपको पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मास आपका कम था, वो वाला मास नहीं, लेवल वाला मास। तो मास कम था तो मास कम वाले को चलना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही गाइस यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव क्यों किया, तो इलेक्ट्रॉन्स वो छोटू है तो चलना पड़ेगा जिसको, ठीक है। तो इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम होता है। अब आप सोच रहे हो सर ये तो यहाँ पे 27 बहुत छोटा है और 31 तो बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटॉन का कम होना चाहिए। नहीं गाइस, यहाँ पर माइनस सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ 27 बड़ा है, 31 छोटा है। और कितना अंतर है दोनों में? अगर आप दोनों का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पर 10⁴ टाइम्स का अंतर आता है, 10,000 टाइम्स का अंतर आता है। तो 27 4 20 31, ठीक है। तो 10⁴ टाइम्स का यहाँ पर अंतर आता है। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन हैविंग लेस मास कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन्स मूव्स नॉट द प्रोटॉन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है वाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ए पर्टिकुलर बॉडी, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द लेस मास कंपेयर टू प्रोटॉन्स। वैसे मास तो बहुत दोनों का बहुत कम है, वहाँ पर मैंने 31 लगी हुई है, बहुत बहुत छोटा मास है, बट दोनों को कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टू लेस मास। ओके, तो गाइस ये बात हमें यहाँ समझ में आई। किसी एक पर्टिकुलर बॉडी हमारी पार्टिकल से मिलकर बनी है, पार्टिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, कंपाउंड में एटम होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इसमें से जो मूव करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद में क्या होता है, उसके मूव करने से क्या होता है, बॉडी के पास चार्ज आता है। चार्ज कैसे आता है, एक चीज़ और देखते हैं। इसके पास मान लीजिए कोई भी नंबर है, कोई भी एटम है, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सपोज मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, मान लो ये बॉडी जो है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, और ये जो एटॉमिक नंबर होता है केमिस्ट्री में वो ये बताता है कि भाई इसके पास 13 तो इलेक्ट्रॉन है और 13 ही प्रोटॉन है। ये तो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताता है और नंबर प्रोटॉन्स को भी बताता है, ठीक है। तो इसके पास प्लस के 13 है और माइनस के 13 है, नेट चार्ज 0, दोनों को ऐड कर दिया, भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठे ही तो है, नेट चार्ज 0। इसका मतलब कोई भी एटम जो होता है पहले कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब जब उसमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं की तो कैसा था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल होने का रीजन ये कंडीशन, किसी का भी एटॉमिक नंबर ले लेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स होंगे। अब हमने क्या किया, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो ये नंबर कैसा हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। मान लीजिए इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आगे चले जाते हैं, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर मान लीजिए इस बॉडी के पास पहुंच गए। क्यों पहुंच गए, क्योंकि हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन्स ने एक्साइट हो गए और अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया, और वहाँ से क्या हुआ, जाके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके पास पहुँच गए। अब जो दो बॉडी ली हैं हमने ये माना कि भाई इसके पास तो 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास मान लीजिए कोई और नंबर कुछ और मान लीजिए कन्वर्ट है या कुछ और है, मान लीजिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स था, सपोज कोई भी है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पहुँच गए, -2 यहाँ पे पहुँच गए, इसमें तो यहाँ बचे जाके 11 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ नहीं हमारे। तो इसका मतलब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन्स 11 बच्चे जाके 13 प्रोटॉन वैसे के वैसे, ये यहाँ 4 थे पहले से, 4 की जगह कितना हो गया 6, भाई यहाँ से 2 यहाँ पहुँच गए, और जब 2 यहाँ पहुँचे तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर होता है पहले वाले केस में, ठीक है। जब हमने एनर्जी नहीं प्रोवाइड की तो कंडीशन कितनी थी, न्यूट्रल वाली। अब जरा ऐड कर लेते हैं इसको। अब जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 11 और प्लस का 13, ये कितना हो गया जाके 2, और यहाँ कितना हो गया प्लस का 4 प्रोटॉन्स और माइनस का 6, ये कितना हो गया -2। अब गाइस इसके ऊपर कोई ना कोई नंबरिकल वैल्यू आ रही है, कब आ रही है, जब इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर हो गए, और नंबरिकल वैल्यू देखिए यहाँ पे प्लस की 2 आ रही है, यहाँ पे माइनस की 2 आ रही है। जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया वो नेगेटिव वैल्यू पे, नेगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, और जिसके पास जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसके पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए बच्चों चार्ज जो होता है 2 टाइप्स का होता है, और कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। बॉडी पॉजिटिव चार्ज तब होगी जाके जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है,
और जो गेन करती है वो होती है नेगेटिव चार्ज। और चार्ज आया कब? पहले तो भाई जीरो था हमारे पास, अब ये नंबरिकल वैल्यू आ रही कब आ रही? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक है। इसमें हम बोल सकते हैं कि ए बॉडी विच कैन या इसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन बिकम ट्रांसफर फ्रॉम ए वन बॉडी टू अनदर बॉडी, द बॉडी बिकम्स चार्ज, या चार्ज फ्लो हो गया। और चार्ज कितने टाइप्स का मिला बच्चों? दो टाइप्स का। जो गेन करेगा वो लॉस करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो नोट नहीं करना नोट्स बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ से नोट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉडी बिकम्स चार्ज, बॉडी बिकम्स चार्ज। ठीक है, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो गेन करती है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक आ गया। अब गई किसी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए तो बोला चार्ज आ गया। चार्ज आने का रीजन उसका जो नंबरिकल वैल्यू वो जीरो नहीं थी, अब न्यूट्रल नहीं है वो। ठीक, इसके अलावा अब हम आगे ये बोलेंगे कि भाई चार्ज जो है किसी टाइम में कितना पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स किस टाइम में ट्रांसफर लगातार हो रहे हैं, तो कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो चार्ज को टाइम के साथ मेजरमेंट करना ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो करंट चिल्लाते रहते हो वो क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब उस चार्ज का मेजरमेंट है ये। तो चार्ज कितने टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, उस चीज़ को अगर मेजरमेंट करेंगे, यूनिट टाइम में कितना चार्ज हमारा मूव कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा बच्चों जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। ऐसा यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। ठीक है, कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, इनके नाम से ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है, और इसका सिंबल लिखा होगा C से। ओके, अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले हम पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म कर लेते हैं, और खत्म करने के बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जरा फिर से वापस यहाँ पे आते हैं इस जगह पे। देखो बेटो, पहले यहाँ पे मान लीजिए 13 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे इस बॉडी के पास में, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स थे। टोटल नंबर कितना था गाइस? 13 और 4 17। टोटल नंबर कितना था? 17। यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास 4 माने हमने, 17। अब जब ट्रांसफर हो गए तो यहाँ कितने बचे? 2 ट्रांसफर 11, और यहाँ कितने पहुँच गए? 6। 11 और 6 कितना हुआ? 17। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज केवल ट्रांसफर होता है, इट रिमेन्स कंजर्व, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज हमने ना बनाया है ना हमने खत्म किया है, केवल ट्रांसफर हुआ है, और ये कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी में नोट करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व या कंजर्वेशन नेचर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, ये कंजर्व रहता है। क्या कंजर्व रहने का रीजन क्या है? जितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स का पहले था उतना ही बाद में, इट ओनली ट्रांसफर, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो हमने इसको क्रिएट किया है और ना ही हमने इसको डिस्ट्रॉय किया हुआ है। 2 पॉइंट हो गए। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। अब ये नया सा नंबर क्या आ गया तो समझते हैं। थर्ड पॉइंट को, क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन क्या है, तो यहाँ देखिए क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, मैथ में पढ़ा हुआ 1 2 3 4 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दो बॉडी लगा दी, बोले यार यहाँ से ट्रांसफर किया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने वाला हमने बंद कर दिया इसको, बोले नहीं जाओगे, अब इलेक्ट्रॉन का सिर यहाँ फंस गया, पैर यहाँ फंस गए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो सिर्फ क्वांटम नंबर में ट्रांसफर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आधा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसी नेचर को बोलते हैं क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर इन क्वांटम नंबर। अब गाइस हमने आपसे ये बोला कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ चला गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक यहाँ चला गया तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? तो मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका सिंबल होता है E, और जो चार्ज यहाँ पे लिखते हैं उसको लिखते हैं हम लोग Q से। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखेंगे स्मॉल e से। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है। अब गाइज अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इतना चार्ज लेके जाएगा उस बॉडी के पास। मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचे, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इतना चार्ज, तो कितना चार्ज चला गया? तो 2 × 1.6 10⁻19 कर देंगे यहाँ पे। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर n जाते हैं तो क्या होगा जाके? तो n का मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज में क्या बोलेंगे? Q = Ne। इसका मतलब क्या है? Q = Ne का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं, इतना E का मल्टीपल, E की वैल्यू कितनी होती है? 1.19 होती है। तो इतना चार्ज के बाद ट्रांसफर होगा। और n की वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी? n ऑलवेज भी n = 1 2 3, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रहेगी, क्योंकि ये क्वांटम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स चार्ज के अंदर रहता है, ये क्रिएट करते हैं ना, डिस्ट्रॉय होता है, इट ओनली ट्रांसफर, केवल ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका क्वांटाइजेशन नेचर है। डन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? फिर इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास मास लेस होता है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कितने टाइप्स, 3 पॉइंट है इसके हमने पढ़ लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक। पहले आप नोट्स में इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स, प्रॉपर्टी, ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इतना नोट करिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल को। टेक अ स्क्रीनशॉट देन स्टार्ट। बाद में इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब इस चार्ज को जो फ्लो हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, उसको मेजरमेंट करना ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। इसके अलावा इट इज डिनोटेड बाई आई, इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। इसका सिंबल आई, स्मॉल आई बना दीजिए, कैपिटल बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई से डिनोट करेंगे इसको। अब गाइज फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट टाइम के लिए है, तो चार्ज क्या होता है? Q, टाइम क्या होता है? T। तो इसका मतलब यहाँ से हो गया जाके I = Q/T, I = Q/T, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। अब जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, उसी से हमें निकालनी होती है इसकी यूनिट। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? अभी बताया मैंने आपको, कूलाम्स होती है, टाइम की सेकंड होती है, इसका मतलब कूलाम पर सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलाम पर सेकंड, ठीक है गाइस। कूलाम पर सेकंड, या फिर इसका एक साइंटिस्ट के नाम से भी है, इसको बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम से। और एम्पियर, और एम्पियर को शॉर्ट में लिखते हैं AMP, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर और कूलाम पर सेकंड। अब गाइस इलेक्ट्रिक करंट हमारा हो गया। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आखिर क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं। अपने घर में लाइट आती कहाँ से है? आपके डोमेस्टिक सर्किट में अपने घरों में लाइट यूज करते हैं, वो आती कहाँ से है? तो ऑब्वियसली गाइस तुरंत क्वेश्चन आता है, बोले बाहर खम्मा लगा हुआ लाइट वाला, वहाँ से आती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से केबल पड़ी हुई है, वहाँ से करंट आता है मेरे यहाँ पे और हमने यूज कर रहे हैं। और इसके बाद बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करनी है, परेशान नहीं होना कि पंखा चलता कैसे है, करंट आता कैसे, क्या इसका यूज करते हैं, सब कुछ पता लग ही जाएगा। अभी फिलहाल अपने घर में लाइट मिलती कहाँ से, मुझे वो सोर्स क्या है? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज आउटसाइड ऑफ द और फ्रॉम माई हाउस। तो उसको क्या बोलेंगे? वहाँ से हमारा करंट आता है। बोले वहाँ पे कहाँ से आता? तुरंत बोलोगे पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वहाँ से आता है।
तो ट्रांसफार्मर थोड़ी बनती है। तो इसका मतलब वहाँ पे कहाँ से आती है, बोले पावर हाउस से बनती है। और जब बेसिक पावर हाउस की बात की तो बोले वहाँ पे लाइट कहाँ से आती है, तो तुरंत पहुँचे जाके जहाँ पे लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है ना, अपने लोकल एरियाज जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से सप्लाई होके आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है। अब गाइस सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पहुँचने का मतलब ये पता लग गया कि हम लोग चार्ज वहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और जब चार्ज आ रहा है तो बच्चों चार्ज को आने के लिए कोई ना कोई हमें वर्क कराना पड़ेगा, भाई चार्ज अपने आप तो नहीं चला आएगा। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, हमें नहीं मालूम वो पॉइंट कहाँ पे जब लाइट बनती है, तो इसका मतलब उसको बोल देंगे इन्फिनिटी। तो उस इन्फिनिटी पॉइंट से जहाँ पे लाइट बन रही है और वहाँ से हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट जो मेरा घर है लाइट लाना है जहाँ तक मुझे, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाइट लाने में, जो चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क हमारा जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द बर्डन फॉर ए यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को बर्डन फॉर ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि उस चार्ज को उस इन्फिनिटी क्यों बोल दिया, क्योंकि वो जगह जहाँ से लाइट बन रही है हमें नहीं मालूम है कहाँ बन रही, तो इन्फिनिटी नाम हो गया उसका। तो इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। नोट कर लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, यहाँ भी लगा देना, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज, फॉर मूविंग ए चार्ज from work done for moving a charge from infinity to a particular point, to a infinity to a particular point। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसका सिंबल होता है V। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाई B। तो गाइस वर्क डन B इक्वल टू वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज W/Q, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ओके, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ से ऐसा यूनिट, वर्क यूनिट होती है बच्चों जूल, और चार्ज क्या होता है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम इज द ऐसा यूनिट। बिल्कुल वैसे ही चार्ज की यूनिट कूलाम, सेंटेंस का नाम, करंट की यूनिट कूलाम पर सेकंड निकाला जरूर था, लेकिन एक सेंटेंस के नाम से थी एम्पियर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी एक नाम से रहेगी, इसको बोलते हैं बोल्ट, ये भी एक नाम है। ठीक है, तो जूल पर कूलाम फॉर्मूले से आती है, या बोल्ट, दोनों एक ही बात है, दोनों ही हमारी ऐसा यूनिट है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ये बात समझ में आई। इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक टॉपिक हमारा आता है वो बेसिक टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस कैसे, जैसे मान लीजिए जो लाइट हमारे यहाँ आ रही है वो कितने वोल्टेज आ रही है, ये वोल्ट है, तो वोल्टेज की बात करें, ये वोल्टेज ही है हमारा। ठीक है, डेफिनेशन फॉर्मूले पे। तो गाइस सबसे पहले कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो आप सोचते हो कि बड़ी लाइन से आती है, बड़े वाले जो खंभे लगे होते हैं उनमें तो 44,000, 33,000, 66,000 ऐसे वोल्टेज आते हैं, और हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्टेज आ रही है। तो दोनों की पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया ना कुछ। और ये काम किसने किया, ये काम क्लास आगे पढ़ोगे तो ट्रांसफार्मर ने किया, वोल्टेज को डाउन कर दिया, स्टेप डाउन कर दिया, वो चीज़ नहीं पढ़नी है। फिलहाल यहाँ पे ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स और दोनों में पोटेंशियल का अंतर है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो दोनों डेफिनेशन बहुत सिंपल सी हैं, दोनों का मतलब पोटेंशियल वोल्टेज से ही है। एक में हम ये बोल देंगे कि इन्फिनिटी से पॉइंट तक की बात कर रहे हैं, वहाँ जहाँ लाइट बन रही है वहाँ से यहाँ तक की चार्ज लाना था हमें। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे उस चार्ज को कम करके लेके आ रहे हैं, भले कुछ भी कर रहे हो, तो वो जो पॉइंट है ट्रांसफार्मर है जहाँ पर लाइट हैवी लाइट आ रही है हमारे पास, वहाँ से हमारे पॉइंट तक, या दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहाँ से कॉपी करनी है, बस केवल आपको डेफिनेशन में क्या करना है, इन्फिनिटी जगह ए पॉइंट यहाँ कर देना, सेकेंड पॉइंट यहाँ कर दीजिए। बर्डन फॉर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तो आप पूछ दीजिएगा इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट बोल दीजिएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो आप बोल दीजिएगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज, वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू another point।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में वर्क, चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो हमारा रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब तो सिंपल है, डेल्टा से लगा देंगे। मैं डेल्टा सिंबल को डिफरेंस से शो करते हैं, इसका मतलब डेल्टा वी। और डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 का डिफरेंस V2 से। और V1 V2 कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, W/Q से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारा हो गया। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट हमारी सेम रहेगी, ये भी वोल्टेज ही है हमारा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही बात है, बस इन्फिनिटी से पॉइंट तक की बोलेंगे तो यहाँ पोटेंशियल बोल देंगे, और दो पॉइंट्स के बीच में बोल देंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब गाइस इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, ये करंट है और ये वोल्टेज है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इन दोनों का रिलेशन या इन दोनों का कंबाइंड फार्मूला क्या है, उसको फाइंड किया था ओम ने। तो इसका मतलब अब हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में मोस्टली मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि भाई अगर मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो एक पॉइंट लगा दिया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। उसका रीज़न ये था कि जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, जो चीज़ मेजरमेंट हम कर रहे हैं, वो टेम्परेचर वहाँ चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि भाई अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी बॉडी में अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तो उसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। जो आई है अगर उसको करंट को बढ़ाते हैं, चार्ज ज़्यादा फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो उसका वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये बोले कि जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्लो ऑफ करंट के अकॉर्डिंग ये रूल था, ये लॉ बनाया ओम्स लॉ, फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। उस पूरे कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल अगर बोल दिया उसका मतलब यही तो कह रहा है कि करंट बढ़ाने से वोल्टेज भी बढ़ रहा है हमारा, ये बोले। और I इज प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर I प्रोपोर्शनल V है तो उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, ये भी तो कह सकते हैं V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर लिया और B प्रोपोर्शनल टू I। और गाइस याद रखिएगा जब भी ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, यहाँ पे इक्वल आता है तो एक कांस्टेंट जरूर ऐड होता है। तो गाइस यहाँ से क्या हुआ, V इक्वल टू I R। R एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको प्रोपोर्शनल सिंबल हटने से यहाँ हटा, और ये जो पॉइंट बन गया है B इक्वल टू IR, दैट इज द ओम्स लॉ। ठीक है, ये स्टेटमेंट उसका हो गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ लिख देंगे वेयर R इज कांस्टेंट एंड R इज नॉन एज रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस। अब क्वेश्चन आता है ये रेसिस्टेंस आखिर क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हमारे पास हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। इससे पहले चार्ज पढ़ लिया, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ ली, चार्ज की यूनिट पढ़ ली। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद जो हमने यहाँ बताया ना, R इज नॉन एज द कॉन्स्टेंट, R इज ए कॉन्स्टेंट, R इज नॉन एज द रेसिस्टेंस। तो गाइस अब हमें पढ़ना है रेसिस्टेंस आखिर क्या होता है, रेसिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़नी है और रेसिस्टेंस को आगे डिफाइन करना। तो पहले एक काम करो, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में फिर हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस के लिए। अब देखना है रेसिस्टेंस को, आखिर रेसिस्टेंस क्या होता है। तो बहुत सिंपल, जैसा वर्डिंग है उसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। कैसा, यहाँ लिखा हुआ है रेसिस्टेंस, तो इसको ले सकते हैं रेसिस्ट प्लस एंस, रेसिस्ट प्लस एंस। और रेसिस्ट का मतलब होता है बच्चों टू अपोज, रेसिस्ट करने का मतलब टू अपोज, और एंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट। तो डेफिनेशन भी यहाँ से बन जाएगी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। कोई कंडक्टर तुरंत से करंट अलाउड कर देता है, कुछ समय बाद करता है, कुछ नहीं करता है। जो कर देता है दोनों कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें भी टाइप्स हो गए हमारे पास। तो रेसिस्ट एंस मतलब टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, और ये एक प्रॉपर्टी है जो हर किसी के पास होती है, कुछ ना कुछ अपोज करने के। रेसिस्टेंस फ्री डिवाइसेस नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब
द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो होने का अपोज करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इट इज नॉन एज द रेसिस्टेंस। इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और बच्चों इसका सिंबल क्या होता है? आर। ये तो ओम्स लॉ में मिल चुका है, V इक्वल टू आई आर के हिसाब से, तो सिंबल होता है इसका आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इट इज डिनोटेड बाई आर। और चूंकि ये जो टॉपिक जो आर है इसको ओम ने दिया था, दैट इज वाई इसकी यूनिट भी जो होती है ओम ही होती है सेंटेंस के नाम पे। तो यहाँ लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। अब बच्चों ओम का एक सिंबल भी बनाया गया, और ओम, ये वाला ओम, वो वाला ओम मतलब ना पता लगा सतीरा से बना दिया एकदम से, ठीक है। ये ओम इस तरीके से। अब इसके बाद ऐसा यूनिट इसकी हो गई, और फार्मूला जो है इसको ओम्स लॉ से ही लिख सकते हैं। कौन सा? चूंकि हमें पता है V इक्वल टू आई आर था, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? B अपॉन आई। ये वाला इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट इसकी क्या हो गई जाके बच्चों? ओम हो गई। और ये एक प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी में, और हर किसी के पास रेजिस्टेंस होता है कम या ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलेटर हो जाएगा, कम हो जाएगा दैट इज गुड कंडक्टर हो जाएगा, और थोड़ा हायर हो जाएगा तो इट बिकम्स एलॉय, ठीक है। अभी पढ़ने को मिलेगा। तो गाइस ये है रेसिस्टेंस। अब क्वेश्चन आता है ये प्रॉपर्टी चेंज कब होगी? क्या किसी भी इफेक्टिव होती है? क्या ये चेंज होता रहता है? हाँ जी। तो हमें अब पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, और वहाँ पे पढ़ते हैं 4 फैक्टर्स। लेट्स वॉच। नेक्स्ट इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस में 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट नंबर, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कैसे बच्चों? अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी, उसकी लेंथ ये लेंथ है कितनी, तो अपोज इतने में ही करना होगा। और मान लीजिए लेंथ बढ़ा के हमने इतनी डबल कर दी इसकी, तो क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अपोज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली गाइस अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अपोज करना पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो इसका मतलब R जो है डिपेंड करता है L पे, तो R प्रोपोर्शनल टू L, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है, जो लेंथ रेसिस्टेंस होता है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन एरिया। अरे बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए 10 लोगों का इकट्ठा निकलना छोटे से गेट से, और गेट की चौड़ाई केवल 1 फुट है। क्या ट्रेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लेटफॉर्म में ट्रेन पर सभी को चढ़ना है। अब जाना सभी को है, तो छोटा सा गेट और 100 लोग चढ़ जा रहे हैं तुमसे, पता लगा बहुत ताकत लगा के घुसना पड़ रहा, अंदर पसीना निकल गया, हीट ज़्यादा होगी वहाँ पे। इसका मतलब एरिया कम था तो अपोज ज़्यादा हुआ। और मान लीजिए अगर गेट बहुत बड़ा होता तो इजीली सारे लोग पहुँच जाते ना उसमें। तो इसका मतलब बच्चों जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? एरिया पर। अगर किसी कंडक्टर की थिकनेस ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपोज कम हो पाएगा। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस करने वाला एरिया, साइड वाला जो एरिया होता है उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? अगर एरिया बड़ा हो तो रेसिस्टेंस कम हो गया, अपोज करना कम हो गया। तो यहाँ पे जो लेंथ बढ़ती है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के लिए होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of cross section, area of cross section of conductor, किसी भी कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से पॉइंट हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू 1/A, सेकेंड पॉइंट। ओके, 2 पॉइंट्स हो गए। और कोई फैक्टर जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है? तो गाइज ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है। इसके अलावा किसी और पर्टिकुलर बॉडी में चेंज होता है, डिक्रीज होता है। ये कैसे होता है उसको आगे पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो फिलहाल
रेसिस्टिविटी में पढ़ना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये कहते हैं केवल कि टेम्परेचर चेंज होने पर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का रेसिस्टेंस चेंज होता है। अब बॉडी किसकी बनी है, मेटल की बनी है या इलेक्ट्रोलाइट्स है, कोई लिक्विड है हमारे पास, सेमीकंडक्टर्स है, वहाँ पे एलॉय है हमारा वहाँ पे, तो उनकी केस में अलग अलग होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा ये नहीं बताना, केवल इतना बोल देंगे रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। फिर भी नॉलेज के लिए मेटल्स में रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, इसके अलावा किसी ने पूछ दिया आपसे तो आप बोल दीजिए डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड पॉइंट, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो उस बॉडी का रेसिस्टेंस भी चेंज होगा। और लास्ट वन जो फोर्थ पॉइंट आता है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर मटेरियल पर। जैसे मार्केट में जाते हैं, पापा ने 100 रुपये दिए, बोले जाओ बेटा तार लेके आओ 5 मीटर। अब जाके दुकान वाले से पूछा क्या रेट है, तो उसने बताया 15 रुपीज़ मीटर पर मीटर, और दूसरा बताया 20 रुपीज़ पर मीटर। अब दोनों में बिल्कुल जो फेस दिखाई पड़ रहा है सामने से, कलर जो है या जो दिख रहा है बिल्कुल सेम दिख रहा है। सोचा दिमाग लगाने वाली बात थी, बोले 15 वाला ले लो, 25 जेब में आएंगे, 5 मीटर ले लीजिए। तो गाइस वहाँ पे कंडीशन क्या थी, दोनों बायर लुकिंग बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनका जो मटेरियल था अंदर का वो कम ज़्यादा था। जब आप बाहर खोल के देखेंगे, छील के देखेंगे उसको, तो उसके अंदर जो पतले पतले बायर्स निकलेंगे उनका नंबर कम था, 15 वाले में 20 वाले में ज़्यादा था। इसका मतलब मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, ज़्यादा बायर अच्छा होगा तो 20 वाला का था कि महंगा क्यों हो गया, क्योंकि उसमें मटेरियल ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मटेरियल पर। अगर मटेरियल अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, तो रेसिस्टेंस ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये टॉपिक है रेसिस्टेंस और उसका अफेक्टिंग फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स आपको यहाँ पर नोट करने होते हैं, जो ये पॉइंट्स यहाँ पर नोट्स बनेंगे प्रॉपर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेसिस्टिविटी के बारे में, और रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो इन दोनों पॉइंट से निकल के आएगा। ठीक है, तो देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में इन सीरीज और पैरेलल के लिए। तो पहले देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होती है। तो रेसिस्टिविटी के लिए इन दोनों पॉइंट्स को पहले नोट कर लो। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से क्या है बच्चों, R प्रोपोर्शनल टू L है और R प्रोपोर्शनल टू 1/A है, दोनों को कंबाइन करके लिख दें यहाँ पे। तो R इसके प्रोपोर्शनल, दोनों कंबाइन हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से R प्रोपोर्शनल टू L/A, ये आ गया। और ये मैंने पहले बताया जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो गाइस यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करना है, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू रो L/A। रो इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल B इक्वल टू IR था ना, वहाँ पे R क्या कांस्टेंट आया था, इसको रेसिस्टेंस बोला। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल को रिमूव किया हमने और एक नया सिंबल डाल दिया रो। इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर्स। रेसिस्टेंस बोलेंगे तो वहाँ बोलेंगे केवल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स, और रेसिस्टिविटी बोलेंगे तो वहाँ बोल देंगे रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, क्योंकि रेसिस्टिविटी किसकी होती है, उसके मटेरियल की होती है। ये भी अपोज करना ही है, ये भी प्रॉपर्टी अपोज करने की ही है, लेकिन ये इसकी मटेरियल की होती है, वो होल कंडक्टर के लिए की होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ये मटेरियल के हिसाब से चेंज होगी। ठीक है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे रो इक्वल टू RA/L, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो भी इस फॉर्मूले से ही बनेगी हमारी। कैसे बनेगी, अगर हम ये कहें कि मान लीजिए कोई भी कंडक्टर की जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो रेसिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, रेसिस्टिविटी R के बराबर हो जाएगी। भाई इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, रो इक्वल टू R हो जाएगी। और जो डेफिनेशन की वर्डिंग होगी जाके वो बच्चों यहीं से पढ़ लेंगे हम लोग। रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज द 1 मीटर। एक किसी भी कंडक्टर की लेंथ जो है 1 मीटर है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल होगी जाके। यही इसकी डेफिनेशन है और ये एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की होती है कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे रेसिस्टिविटी को, ये डेफिनेशन मुझसे लिख सकते हैं ना आराम से। रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स इफ area of cross section of the conductor is 1 meter square and length is the 1 meter.
ओके गाइस, तो ये है टॉपिक रेसिस्टिविटी का। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है बिल्कुल वैसे ही, जैसे हमने कहा रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो यूनिट निकालते हैं हमेशा फॉर्मूले से। तो यहाँ से यूनिट क्या होगी जाके आर, आर क्या होता है ओम, ओम लिख दिया इसको। एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ क्या होती है मीटर, मीटर से एक पावर कट गई तो क्या बची जाके बच्चों ओम मीटर। ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। और गाइज एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लेना कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, किसी भी कंडक्टर की लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब एक कॉपर का वायर, उसकी अपनी रेसिस्टिविटी है और वो कांस्टेंट है, चाहे वो लेंथ 1 मीटर का वायर हो, चाहे पूरा बंडल रखा हो, कोई भी थिकनेस हो, ठीक है। एरिया और लेंथ पे रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, चेंज होती है मटेरियल पे केवल, इसीलिए बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे, और नोट करने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में 2 टाइप्स में पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस को लगाएंगे सीरीज में बहुत सारे रेसिस्टेंस को, और फिर लगाएंगे पैरेलल में, और उनके फॉर्मूला टाइप करना है, उन फॉर्मूले से एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट देन स्टेट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कुछ कॉमन सिंबल्स पढ़ने होते हैं, सिंबल जैसे रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, बल्ब का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, इन सिंबल्स को पढ़ेंगे। फिर हम लोग स्टडी करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को सर्किट डायग्राम बना के, ठीक है। सबसे पहले सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल्स, सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनके सभी के सिंबल, ठीक। जैसे नंबर 1 हमारा आता है बैटरी। बैटरी का सिंबल जो होता है वो डबल सेल का होता है, मतलब इस तरीके से बना देंगे, ये यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और इसका जस्ट सिंगल कर देंगे तो ये सेल हो जाती है। सेल में, या सिंपल ये भी कह सकते हैं कि 2 सेल से मिलके एक बैटरी बन जाती है, तो बात एक ही है, ठीक है। 2 सेल या 2 या 3 से दे तो 1 और मोर सेल्स देन बिकम्स बैटरी, और सिंगल अगर डायग्राम बना दें इस तरीके तो क्या हो जाएगी सेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक खास बात ये रहती है बच्चों कि इसको बड़ा करना है, इसको छोटा करना है। अगर दोनों इक्वल कर दोगे तो इट सिंबल बिकम्स द कैपेसिटर, जो आगे क्लास में पढ़ने को मिलता है आपको, ठीक है। कैपेसिटर का हो जाता है वो। 3rd नंबर सिंबल होता है बल्ब का, बल्ब। तो बल्ब को इस तरीके से बनाएंगे, दैट इज सिंबल फॉर द बल्ब। 4 नंबर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो इस तरीके से, रेसिस्टेंस आर। इसके बाद 5 नंबर आता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस कह सकते हैं, या रेसिस्टिविटी का सिंबल भी यहाँ पे ये है, सॉरी वेरिएबल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस चेंज करने के लिए रियोस्टेट इसको बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है रियोस्टेट। तो इसका सिंबल 2 तरीके से बनता है, इसे क्रॉस कर दीजिए या इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है। तो ये सिंबल है हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस का, ये रियोस्टेट का। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टेबलाइजर देखा आपने, घर में स्टेबलाइजर लगा होता है। तो गाइज स्टेबलाइजर का वर्क क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके घर में वोल्टेज कम आ रहे हैं तो उस वोल्टेज को मेंटेन करने का काम किसका होता है, आपके घर में लगे हुए स्टेबलाइजर का होता है, ठीक है। तो गाइज उससे क्या होता है, वोल्टेज कम होता है वो बढ़ा देता है उसको। तो बस गाइज रेजिस्टेंस क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट क्या करता है, हमारे पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो उसका सिंबल हो गया। 6 नंबर सिंबल हमें बनाने हैं गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर ए डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द करंट। देखा होगा आपके घर में इलेक्ट्रीशियंस आते हैं तो वो एक पेन जैसा लिए थे, लगाते हैं, लाइट जलती पीछे, और जब लैब में जाएंगे तो 2 पॉइंट लगाएंगे, तो जब हमें चेक करना हो कि यहाँ पे करंट है या नहीं, तो ए डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द करंट इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर, और उसका सिंबल होता है G से। और गैल्वेनोमीटर के बाद में 2 और आते हैं, अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर बाई विच वी कैन मेजर द करंट, एंड वोल्टमीटर बाई विच वी कैन मेजर द वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टमीटर, अमीटर पहले, तो अमीटर का सिंबल यहाँ पे बना दीजिए A, और 8 नंबर में वोल्टमीटर, इसको बना दीजिए B। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा अमीटर वोल्टमीटर के लिए, अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों होता है, क्योंकि गाइज
हमें किसी भी डिवाइस का कंप्लीट करंट पास मेजर करना है, तो करंट पहले एमीटर से पास होगा, वही करंट डिवाइस के पास पहुंचेगा तो ये बता देगा कितना करंट वहाँ पर है। दैट इज वाई अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्यों मतलब, तो वोल्टेज अलग से दिखाना है, उस पर्टिकुलर डिवाइस का वोल्टेज नापना है मुझे, ठीक है। इसके अलावा अमीटर जो होता है वो लेस रेसिस्टेंस होता है, करंट को अगर ये अप्रोच करना शुरू कर दे, करंट इसमें से पास नहीं होगा तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं आएगी। दैट इज वाई इट हैविंग द लेस रेसिस्टेंस एंड वोल्टमीटर हैविंग द हाई रेसिस्टेंस। इसको केवल उतना ही करंट चाहिए है जितने से इसकी निडल घूम जाए अकेले, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस हायर करना पड़ता है क्योंकि इसको और मोर करंट नहीं चाहिए, तो अलाउड नहीं करना है तो रेजिस्टेंस हायर करना पड़ेगा इसका। तो वोल्टमीटर पैरेलल में लगेगा और रेजिस्टेंस इसका हायर होता है, अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा और इसका रेजिस्टेंस लेस होता है। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 मार्क्स में यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जिनको हम लोग अपने सर्किट डायग्राम्स में आगे यूज करेंगे। कुछ और डायग्राम्स अगर बचे हैं तो अभी आगे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी वहाँ उसको बना लेंगे, ठीक है। एक और होता है क्रॉस वायर करके। क्रॉस वायर से मान लीजिए क्रॉस वायर विदाउट जॉइंट, मतलब 2 वायर हैं और क्रॉस करके ऐसे निकल रहे हैं लेकिन आपस में ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से बनाते हैं। ये वायर हो गया, एक वायर यहाँ से निकल गया इस तरीके से, तो ये क्रॉस वायर बोलते हैं इसको, क्रॉस वायर विदाउट जॉइंट के लिए। ओके गाइज, तो ये कॉमन सिंबल्स हैं जिनको हम लोग अपने रेजिस्टेंस में आगे डायग्राम्स में यूज करेंगे। अब इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है सर्किट डायग्राम। आखिर सर्किट क्या होता है, तो सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसमें कि करंट अलाउ होता है वेरिएबल कंपोनेंट से होते हुए। कैसे, सर्किट डायग्राम जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक बल्ब लगाया, ये लगा दिया बल्ब, इसके साथ अगर हम अलग से कनेक्शन देंगे तो ये सीरीज में बल्ब हो जाएगा, पैरेलल बल्ब हो जाएगा। अगर इसके बगल में उसी वायर में लगा देंगे तो सीरीज में, और अलग से अगर हम कनेक्शन देंगे यहाँ से तो किसमें, इट बिकम्स इन पैरेलल, ठीक है। इन सबको हमने लगा दिया मान लीजिए बैटरी से। इसके अलावा गाइस ये सिंबल में आप एक और सिंबल बना लीजिएगा स्विच का, स्विच। तो स्विच का सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है। ये अगर यहाँ टच होगी जाके तो स्विच ऑन है हमारा, और स्विच ऑन को बोलते हैं, स्विच 2 चीजें होती हैं, एक क्लोज होता है और एक होता है ओपन, ठीक है। तो क्लोज मतलब बंद होना नहीं है, बेबंद होना, और बेबंद होने से ओपन हो जाएगा। मतलब अगर क्लोज होगा तो ये टच होगा, यहाँ पे ऑन होगा सर्किट, और ओपन कर देंगे तो क्या होगा, ये अलग कर देंगे इस तरीके से। ओपन का मतलब ऑफ होना होता है और क्लोज का मतलब ऑन होना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्लोज का मतलब बंद होना नहीं है, ऑन होना है। इसके अलावा एक और इसी का ऑप्शनल होता है यहाँ पे प्लग की, जो काम स्विच करती है वही काम प्लग की भी करती है। तो प्लग की का सिंबल इस तरीके से, अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो ये हमारी कैसे हो गई, ओपन प्लग की हो गई। इसका मतलब यहाँ पर प्लग लगा नहीं है तो ये करंट अलाउ नहीं करेगा, ऑफ है। लेकिन जैसे हम इसको क्लोज करेंगे जाके, तो क्लोज करने में डायग्राम आप बनाइएगा इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब ये क्लोज की है, ये सर्किट को अलाउ कर रही है, स्विच ऑन है ये वाला, ठीक है। तो ये स्विच और प्लग की दोनों एक काम एक ही होता है, सर्किट को ऑपरेट करने का काम होता है, ऑन ऑफ करने का काम होता है। और ये कॉमन डायग्राम बात कर रहे हैं सर्किट डायग्राम के लिए। यहाँ पे 2 तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज में एक पैरेलल में। तो मान लीजिए 2 बल्ब में लगाने हैं, पैरेलल लगाने, तो पैरेलल का मतलब क्या है, एक वायर हमारा आया है, उसमें अलग से कट करके दूसरा वायर से ज्वाइन कर दो, और उसी वायर में अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा सीरीज में, और अलग से ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स इन पैरेलल। तो इन दोनों को हमने लगा दिया पैरेलल में, बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया, और इसको जोड़ दिया यहाँ से नेगेटिव वायर से आके। तो ये जो डायग्राम बन के आया, इसको क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम बनते हैं। जैसे ही ये ऑन होगा, यहाँ स्विच टच करेंगे, इसको क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट आना शुरू हो जाएगा बैटरी से अपने आप। बैटरी से 20 वोल्ट की बैटरी है, आई करंट हमें यहाँ पे देगी, इस तरीके से पास होना शुरू होगा। तो ये क्या है, एक क्लोज पाथ है जिसमें क्या हुआ, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने ऐड कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, और इसमें क्या है, करंट को अलाउ कर रहा है, ठीक है। दैट पाथ इज कॉल्ड द सर्किट, दैट डायग्राम इज नोन एज द सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब ऐसे ही सर्किट डायग्राम को यूज करके हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को फॉर्मूला डेवलप करना है कि सीरीज में रेजिस्टेंस में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में फर्स्ट नंबर है इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम मान लेते हैं 3 रेसिस्टेंस, सिंबल ये वाला है। अब इसी पैर में आगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, कोई 3 रेसिस्टेंस कितने भी लगा सकते हैं आप, चाहे 4 लगा सकते हैं। इसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया और एक प्लग की लगा दी। आप चाहो तो यहाँ पे स्विच लगा सकते हो और स्विच ऑन करेंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव, लेट सपोज 20 वोल्ट की बैटरी है, करंट आई यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आई वापस आना है। जितना बैटरी इनपुट देती है उतना ही आउटपुट करंट वापस मिलता है उसको, ठीक है। अब गाइज ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। लेट सपोज हमने मान लिया यहाँ रेजिस्टेंस जो लगे हैं वो R1 है, ये वाला R2 है और ये वाला R3 है। देयर आर 3 रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। अब गाइज यहाँ पर इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए नेट रेजिस्टेंस कितना होगा उसका फॉर्मूला निकालना है। नेट बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, टोटल बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इस सर्किट में इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जाके ये बोलेंगे, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइज जब हम प्रैक्टिकली मान लो यहाँ 3 बल्ब लगे हैं, ये वाले रेजिस्टेंस तो एक सिंबल है, ये प्रॉपर्टी है, कोई डिवाइस के पास ही होगी 100%। मान लीजिए 3 बल्ब लगे हैं यहाँ पे। अब जैसे हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो होता क्या, ऑन प्रैक्टिकली यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा साफ बहुत हायर ग्लो कर रहा होता है, ये उससे कम ग्लो कर रहा होता है, ये वाला उससे भी कम ग्लो कर रहा होता है। इसका मतलब गाइज अगर कोई चीज़ अपने घर में तेज़ जलने लगे, तेज़ चलने लगे, पंखा बहुत तेज़ चलने लगे, तो क्या कहेंगे हम उसको कहेंगे कि वोल्टेज तेज़ हो गया हमारा, ये तो होता है नॉर्मल। तो इसका मतलब ये ज़्यादा तेज़ ग्लो कर रहा है, ये कम ग्लो कर रहा है, ये वाला और कम ग्लो कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज हमारा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब बी वोल्टेज यहाँ से मिला, मान लीजिए इसको मिला B1 वोल्टेज, इसको मिला B2 वोल्टेज और इसको मिला B3 वोल्टेज। और ये तीनों वोल्टेज मिले कहाँ से, B से ही तो मिले। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं तो B है B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। इसके अलावा करंट जो है तीनों में, करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों भाई, जल तो तीनों ही रहे हैं ना हमारे, तो जल रहे हैं इसका मतलब क्या हो, ग्लो तीनों कर रहे हैं, इसका मतलब इससे कोई मतलब एक तेज या कम कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, इसका मतलब करंट उनके पास पहुंच रहा है। तो सीरीज में जो करंट होता है, मान लीजिए आई करंट है तो इसको भी आई करंट मिलेगा, इसको भी आई करंट मिलेगा, इसको भी आई करंट मिलेगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन याद कर लीजिएगा, करंट ऑलवेज रिमेन सेम एंड वोल्टेज बिकम्स डिफरेंस। जबकि अभी अपोजिट पढ़ेंगे पैरेलल वाले में तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे वोल्टेज हमारे सेम रहेंगे और करंट हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस B2 प्लस B3 हो गया जाके। अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे V की, B1 की, B2 की और B3 की। तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा पूरा। मान लीजिए पूरा रेजिस्टेंस कितना है इसका, नेट रेजिस्टेंस R है, करंट हमारा I है, वोल्टेज V है, तो नेट कितना हो गया, V इक्वल टू IR हो गया। अब इसके बाद B1 कितना हो जाएगा, इस जगह पे आइए, B1 इक्वल टू आई R1 हो जाएगा, B2 इक्वल टू आई R2 हो जाएगा, B3 इक्वल टू आई R3 हो जाएगा। इन सब की वैल्यू पुट अप यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो B1 इक्वल टू हो गया आई R1, B2 इक्वल टू हो गया आई R3, B1 B2 और B3 इक्वल टू हो गया आई R3, ठीक है। V1 B2 B3 की वैल्यूज जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। तो क्या होगा जाके, यहाँ से आई R इक्वल टू आई R1, आई R2 और आई R3। इनमें से आई कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लेंगे तो क्या होगा जाके, आई R इक्वल टू आई कॉमन है R1 प्लस R2 प्लस R3, क्रॉस कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट इज द नेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू। मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस नेट निकालना सभी का सम के इक्वल होता है। एक नाम और बनेगा, अब जब आप एस चांद की एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ एस चांद की एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, इसका वहाँ लिखा होगा डिफाइन द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको लॉ भी बना सकते हैं, कैसे, यहाँ बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, इसको लॉ भी बोलते हैं। और नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में तीनों के सम के इक्वल होता है। ओके गाइस, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड कॉम्बिनेशन की, इसको बोलते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में डायग्राम बनाएंगे इसका। तो डायग्राम में क्या होगा जाके, सबसे पहले 3 रेजिस्टेंसेस कोई लगा लेते हैं, 3 या लगा लो 4 लगा लो एज यू विश। तो मान लीजिए एक बैटरी है और बैटरी को हमने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। बैटरी का ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है
और यहाँ से ये बाहर जाने के बाद में ये जब बाहर गया और इसको फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इस जगह पे सेपरेट कनेक्शन कर दिया। पैरेलल का मतलब जो वायर हमारे पास है उस वायर में अलग से वायर कनेक्ट करके कोई डिवाइस को लगाना, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक अलग से वायर लगाया और उसमें एक कोई डिवाइस लगा जिसमें रेसिस्टेंस इसका हमने R1 मान लिया, और इस तरीके से एक और हमने यहाँ वायर कनेक्ट किया और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया अलग से, ठीक है। एक और वायर हमने यहाँ कनेक्ट किया, उसमें हमने एक डिवाइस कनेक्ट कर दी, ठीक है। इन तीनों को बाद में इकट्ठा कंबाइन करने के बाद में सीधा जोड़ दिया कि इस वाली बैटरी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस तरफ। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो होता है इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया रेसिस्टेंस, इसका मान लिया ये R1 है, इसका रेसिस्टेंस ये R2 है, इसका रेसिस्टेंस ये R3 है। मान लीजिए तीनों अगर बल्ब लगे होंगे तो ये प्रॉपर्टी इनकी R1 R2 R रेजिस्टेंस की है। तो गाइस जब हम यहाँ प्रैक्टिकली देखते हैं तो इसमें तीनों के वोल्टेज जो है बराबर आ रहे हैं, तीनों इक्वल ग्लो कर रहे हैं। घर में यही तो है, घर में जो कनेक्शन होते हैं पैरेलल होते हैं, इसीलिए सारे बल्ब जो होते हैं अगर वो सेम वाट के हैं तो इसका मतलब वहाँ पे तीनों की जो ग्लोनेस होगी जाके वो सेम होगी, जाके तीनों की लाइट जो है इक्वल मिल रही होगी। क्यों? वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आप देखेंगे कि सारे स्विच के लिए, फैन के लिए बोर्ड से वायर लगाया होगा, है ना, और बल्ब के लिए बोर्ड से वायर लगाया होगा, दूसरे बल्ब के लिए बोर्ड से वायर लगाया होगा, सारे वायर इकट्ठे होकर आते हैं वहाँ पे। कोई भी वायर में लगातार वायर नहीं लगाते वायरिंग, ताकि सीरीज में क्या होगा, अगर सीरीज लगा देंगे तो अभी पढ़ने को मिलेगा आगे वायरिंग के बारे में आपको। अगर हम सीरीज लगा देंगे तो क्या होगा, जाके वोल्टेज हमारे डिवाइड हो जाएंगे, तो एक तेज ग्लो करेगा एक कम ग्लो करेगा। इसीलिए डोमेस्टिक पर्पज में हम लोग पैरेलल लगाते हैं, ठीक है। और पैरेलल में वोल्टेज कैसे रहते हैं, बराबर। इसका मतलब इन तीनों के वोल्टेज जो है V बैटरी से भी वोल्टेज मिले। अब करंट जो है गाइस वो यहाँ से चला, 3 वायर में अलग अलग जाना है, तो गाइस यहाँ पे I1 करंट, यहाँ पे I2 और I3 मान लेते हैं। मतलब जो करंट है वो डिवाइड हुआ। सीरीज वाले में क्या था, हमारा वोल्टेज डिवाइड हुआ था, और पैरेलल वाले में हमारा करंट डिवाइड होता है। और करंट डिवाइड कितना हुआ, I से ही तो डिवाइड हुआ, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो यहाँ हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब ओम्स लॉ से पढ़ा है हम लोगों ने, V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, और I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो इन सब की वैल्यू जो सिमिलरली पहले निकाली थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पुटअप करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V सब में सेम है, V अपॉन R3। V कॉमन लगा क्रॉस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेसिप्रोकल बोलना पड़ेगा क्योंकि 1 अपॉन में चल रहा है, ठीक है। तो पैरेलल फॉर्मूला हमारा रहेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कितने भी आगे लगे सबको रेसिप्रोकल में ऐड करना पड़ेगा, और सीरीज में डायरेक्टली R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर इसका स्टेटमेंट नोट करना होगा तो वहाँ पे क्या लिखा था हमने, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ, क्योंकि 1 अपॉन R लिखा हुआ है, तो रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड बढ़ाना पड़ेगा, कौन सा, रेसिप्रोकल वाला। तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब गाइस इन्हीं के बेस पे हम आगे लगाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के एंड में आके। अब गाइस हम लोगों ने पढ़ क्या रही है, हम लोगों ने रेजिस्टेंस खत्म कर लिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस खत्म कर लिया है। अब इसके बाद एक टॉपिक हम पीछे पढ़ चुके हैं। देखो अब न्यूमेरिकल्स कौन कौन से लगाने हैं हमें, एक तो न्यूमेरिकल इन दोनों फॉर्मूले से लगेंगे, और इससे पहले हमने पढ़ा है रेसिस्टिविटी के बारे में, जस्ट पीछे पढ़ा था अभी। तो रेसिस्टिविटी में क्या था, रो इक्वल टू RA अपॉन L। तो गाइस वहाँ से भी हमारे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलते हैं जिनको हम इस चैप्टर के एंड में लगाएंगे। ओके गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर आखिर क्या होती है। तो गाइस पावर कैसे पता लगेगी, दो कैंडिडेट हैं, आप दो फ्रेंड हैं, मैंने आपसे बोला कि भाई किसकी पावर ज़्यादा है, तो पावर नापेंगे कैसे, तो सिंपली कोई वर्क कराना पड़ेगा आपसे। मैंने आपको कोई वर्क दिया और आपने उस वर्क को कम समय में कर दिया, दूसरे वाले फ्रेंड ने आपके उस काम को देर में कर पाया, तो पावर ज़्यादा किसकी हुई, ऑब्वियसली आपकी पावर ज़्यादा हुई क्योंकि आपने कम समय में ज़्यादा वर्क कर दिया। तो वर्क और टाइम से, तो यहाँ पर कौन सी पावर है, यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल बर्डन इन टाइम, इलेक्ट्रिकल बर्डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो यहाँ नोट करेंगे
इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, it is defined as the, it is defined as the electrical work done per unit time। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन यूनिट टाइम में जो करना होगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। पावर का सिंबल P होता है, वर्क W होता है, टाइम T होता है, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यूनिट क्या बनेगी बच्चा यहाँ से, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट बनती है हमेशा फॉर्मूले से। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। और शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, रेसिस्टेंस की ओम थी, साइंटिस्ट का नाम था। वोल्टेज निकाला तो वहाँ पे भी फॉर्मूले से निकाली अलग, और उसके अलावा साइंटिस्ट के नाम से वोल्ट हमारी हो गई जाके वहाँ पे भी, है ना। करंट पड़ा, वहाँ पे भी एम्पियर रखा हमने उसको, तो कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट के नाम पे भी। तो यहाँ पे वाट, वाट लगाने वाली बात नहीं है, वाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ऑल्सो द जूल पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट, ये फॉर्मूले से निकल के आती है और नाम से भी है। तो यहाँ पे एक और यूनिट हो जाएगी, कौन सी, और वाट। अब वाट जो है छोटी सी यूनिट होती है भाई, हमने घर में यूज करना है, और घर में बहुत सारे एप्लियंस लगे हुए हैं हमारे, और बहुत सारे एप्लियंस लगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके लिए इसकी बड़ी यूनिट्स भी हैं। वाट की जगह किलोवाट, मेगावाट। किलोवाट में 10 टू पावर 3 वाट होते हैं, और मेगावाट में 10 टू पावर 6 वाट होते हैं। ठीक है, किलो, और किलो के बाद उससे बड़ा मेगा। तो ठीक है, तो ये पावर की सेकेंड यूनिट हो जाएंगे किलोवाट, और मेगावाट्स इससे बड़ी यूनिट्स हो जाएंगे। ओके, अब गाइज पावर की इस फॉर्मूले से, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम से कुछ और फॉर्मूले बनाना है जिसको हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। ठीक है, तो आगे आता है सम अदर फॉर्मूला फॉर पावर। पावर के लिए कुछ और दूसरे फॉर्मूले हमें ड्राइव करने हैं, इसी फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाने हैं। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो यहां हो जाएगा, चूंकि हमें पता है वर्क जो है, वर्क इक्वल टू क्या होता है भाई, वर्क किसी भी एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, वर्क कोई भी एनर्जी है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हमने पढ़ा था V इक्वल टू W अपॉन Q, क्योंकि वर्क वाला केस पोटेंशियल में ही तो केवल आया था। ठीक है, दो तरीके से करेंगे, एनर्जी से भी करेंगे और यहाँ से भी करेंगे। तो पोटेंशियल जो है V इक्वल टू W अपॉन Q था, तो W इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, VQ उठा के यहाँ प्लेस करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा P इक्वल टू VQ अपॉन T। ठीक है, अब जरा करंट का फॉर्मूला याद करिए, I इक्वल टू Q अपॉन T था, फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में, तो Q अपॉन T क्या होता है, करंट। तो ये गाइस यहाँ से हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू I, दैट इज द अनदर फॉर्मूला फॉर द पावर विच इज ड्राइव फ्रॉम द P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब और याद और ड्राइव करते हैं इससे, कैसे, ओम्स लॉ का यूज करके। इसके आगे इसी में देखिएगा, बाई यूजिंग ओम्स लॉ। अब गाइस ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। इस V को यहां प्लेस कर दें, तो प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू IR इंटू I। तो गाइस यहां बन जाएगा P इक्वल टू I स्क्वायर R। पावर का एक और फॉर्मूला, मतलब हमें जहां पे करंट वोल्टेज होगा तो लगा देंगे P इक्वल टू V इंटू I, जहां पर करंट रेसिस्टेंस होगा वहां पावर निकालनी होगी तो P इक्वल टू I स्क्वायर लगा देंगे, और जहां पर हमें वर्क और टाइम दिया गया वहां पे P को W अपॉन T लगा देंगे। आंसर सभी से आएगा ऑन डिमांड। एक और यहां से बन सकता है, अगर हम कहें R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I, V अपॉन I से तो एक ही बन जाएगा, इसको नहीं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ ओम्स लॉ से, I इक्वल टू V अपॉन R, यहाँ पे रखते हैं दोबारा से, तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन I का स्क्वायर करना पड़ेगा, V अपॉन R प्लेस किया हमने यहाँ पे, इंटू R, तो R से R पावर क्रॉस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द इन केस ऑफ पोटेंशियल एंड द रेसिस्टेंस। तो 1 2 3 4 फॉर्मूले, 1 2 3 एंड 4, दैट इज द अनदर फॉर्मूला फॉर द पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले, डेफिनेशन हमारी ये है, यूनिट हमारी क्या होती है, वाट होती है, बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोवाट और मेगावाट होती है। ठीक है, ये हो गया पावर। अब इससे भी न्यूमेरिकल लगाने को मिले, जितने फॉर्मूले बनते जा रहे हैं उन सबसे न्यूमेरिकल तो लगाने ही लगाने,
ओके, चैप्टर के बाद नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल इलेक्ट्रिक एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चैप्टर का। अच्छा ये फायदा है कि टॉपिक बाय चल रहा है, एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी वर्क के बराबर होती है, मैंने अभी बताया था, डिस्कस किया था, थोड़ा टॉपिक छोड़ दिया था वहाँ पे। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वर्क जो होता है हमेशा एनर्जी के बराबर होता है, कहीं भी पढ़ लीजिए, जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। दैट इज वाई पावर वर्क के बराबर है, एनर्जी वर्क के बराबर है। तो यहाँ पे ई, यहाँ पे कर दीजिए एनर्जी ई इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से ई इक्वल टू पी इंटू टी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ई इक्वल टू पी इंटू टी। तो पी और टी का मल्टीपल तो ई है हमारे पास, तो डेफिनेशन इस फॉर्मूले से ही बन जाती है कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड टाइम टेकन फॉर कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिकल पावर एंड टाइम टेकन फॉर कंज्यूमिंग एनर्जी। तो यहां से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू पी इंटू टी। तो गाइज पावर से ही हमने एनर्जी को डिफाइन कर लिया है, जहां वर्क था वहां पे एनर्जी कर दिया बस, और बात एक ही है, E इक्वल टू पी इंटू टी। अब नंबर किसका आता है बच्चों? वैसे पहले किया था हमने, कोई फॉर्मूला लिखते हैं और फिर क्या निकालते हैं, उसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऐसा यूनिट E इक्वल टू पी फॉर पावर। पावर की यूनिट क्या होती है अभी बताया मैंने इसको, वाट। लग गई वाट, तो यहां पे वाट लगा दीजिए। और टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट इज द वाट सेकेंड। और गाइस याद कर लीजिए, चूंकि पावर जो है वर्क के बराबर है और वर्क की यूनिट जूल होती है, तो इसका मतलब एनर्जी की यूनिट भी क्या, एनर्जी जो है वर्क के बराबर है, इसका मतलब एनर्जी की यूनिट, वर्क की यूनिट जूल होती है, तो एनर्जी की यूनिट भी जूल हो सकती है। तो गाइस एक और यूनिट कौन सी हो जाएगी इसकी, जूल भी होगी, क्योंकि ये वर्क के बराबर है एनर्जी हमेशा। तो वाट सेकेंड या जूल। अब गाइस इसके बाद 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, और वो टॉपिक है जो यूनिट है हमारी, इसको नॉर्मल ऐसा यूनिट बोलते हैं। सेकंड हमारी है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? तो सिंपल गाइस, मैंने अभी बताया, हमारे घर में बहुत बड़े बड़े अप्लायंस चलते हैं। एसी चल रही है 1500 वाट की है, प्रेस 800 वाट की है, समर चल रहा है 1500 वाट का है। ठीक है, तो ये वाट की जब संख्या काउंट करते हैं पूरे घर का, अगर अप्लायंस सारे जोड़ लेते तो बहुत बड़ी संख्या आती है, 2000, 3000 वाट, 5000 वाट ऐसे आती है। तो गाइज वाट को हमें किलो वाट में नापना है। अब गाइज कोई भी अप्लायंस ऐसा तो नहीं होता पंखा 1 मिनट चलाया खत्म कर दिया, 24 आवर्स चल रहा है। और मान लो अगर महीने का निकालना पड़ गया, हमें कंजप्शन का निकालना पड़ गया, तो गाइज लंबा यूनिट बन जाएगी। भाई हम हावर्स को दिन में चेंज करेंगे, दिन को महीने में चेंज करेंगे, तो एक लंबी यूनिट। दैट इज़ वाई हमने क्या कहा कि कमर्शियल पर्पज से जब हम कैलकुलेशन करने चलेंगे कितनी एनर्जी हमने कंज्यूम कर ली है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पावर को वाट या किलोवाट पढ़ लेंगे, किलोवाट में नापेंगे। ठीक है, मतलब किलोवाट में मेजरमेंट करेंगे। बोले यार 1000 वाट हो गया तो ये 1 किलोवाट हो गया, तो कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो कैलकुलेशन वाले पर्पज में, मतलब कमर्शियल पर्पज में, ट्रेड पर्पज में, हम वाट को बोलेंगे किलोवाट और सेकंड को बोलेंगे हावर्स। दैट इज वाई किलोवाट हावर इज द, जहां वाट थी वहां पे क्या आ गया, किलोवाट, सेकंड आ गया वहां पे क्या आ गया, हावर्स। दैट इज वाई किलोवाट हावर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो इसका मतलब यहां लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया, 1 नंबर में बहुत आता पड़ता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या होती है, किलोवाट हावर, KWH। और आपके जो घर में मीटर लगा हुआ है ना, उसका नाम भी क्या है, KWH मीटर है, क्योंकि वो भी हमारा क्या करता है, एनर्जी कंज्यूमिंग का निकालता है। और गाइज जब 1 घंटे में हम लोग 1000 वाट या 1 किलोवाट खर्च कर लेंगे, तो एनर्जी हमारी हो जाएगी कितनी, 1 किलोवाट हावर, और हमारे जो मीटर लगा हुआ है ना, उसमें 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब 1 किलोवाट हावर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, जो हमारे मीटर में
नापा जाता है, जिससे हम बिल देते हैं 5 रुपये यूनिट, 6 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल लगता है, तो वो 1 किलोवाट हावर है। 200 यूनिट मैंने खर्च कर ली, इसका मतलब हमने 200 किलोवाट खर्च किया हुआ है, ठीक है। और 1 किलोवाट हावर मतलब 1 घंटे में अगर हम 1000 वाट खर्च करते हैं तो हमारी वो वहाँ पे 1 यूनिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, यूनिट। तो 1 किलोवाट हावर इक्वल टू 1 यूनिट, एंड किलोवाट हावर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट सेकेंड होती है। फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू पी इंटू टी होती है। इससे पहले पावर के फॉर्मूले पढ़े, इन सबसे न्यूमेरिकल तो लगना ही है। ओके गाइज, चैप्टर लास्ट की ओर चल रहा है। एनर्जी हमने पढ़ लिया। एनर्जी के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब आगे बढ़ते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, और फिर उसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब गाइस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को 3 पॉइंट्स में समझना होता है कि जब किसी बॉडी में ज़्यादा करंट पास कराएंगे तो बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। नॉर्मल देखा होगा, बहुत देर तक कोई प्लेन चलता रहता है हमारा, तो चलने से क्या होता है, ज़्यादा करंट पास होगा, ज़्यादा हीट करेगा। इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया उसको थोड़ा प्रूव भी किया गया है फॉर्मूले से डेवलप करके। कैसे डेवलप करेंगे, मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला निकालेंगे और फॉर्मूले से हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ज़्यादा करंट पास करने से ज़्यादा हीट होगी जाके, मतलब मैथमेटिकल भी और प्रैक्टिकल तो है ही है वैसे भी। और अगर किसी बॉडी का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कोई एलॉय है, एलॉय का हाई रेजिस्टेंस होता है, जैसे हमारा हीटर होता है, हीटर का जो एलिमेंट होता है ज़्यादा हीट करता है। ज़्यादा हीट करने का रीज़न क्या होता है बच्चों, क्योंकि वो एलॉय का बना हुआ है, रेजिस्टेंस हायर है और ज़्यादा हीट करे, टेम्परेचर बहुत हायर हो जाता है उसका, ठीक है। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है। तो ये सब डिवाइसेस क्या है, इनके पास एलॉय होते हैं, एलॉय की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा हीट करता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी जाके, इस चीज़ को भी प्रूव करेंगे। और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा जाके, तब भी क्या होगा, तब भी हमारी हीट इंक्रीज करती है। तो गाइज सबसे पहले हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी वर्क के बराबर होती है। तो वर्क का फॉर्मूला पहले हमने पढ़ा था, W इक्वल टू वी क्यू। बॉडी में चार्ज आएगा, उसके पास पोटेंशियल होगा जाके, तो W इक्वल टू वी क्यू, और जो W इक्वल टू वी क्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रूव करेंगे। कैसे, देखिएगा, वर्क डन W इक्वल टू वी क्यू। कब, अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल जो है V है और उसके ऊपर चार्ज Q फिल हो रहा है, तो W इक्वल टू वी क्यू। और हमें ये मालूम है कि W जो होता है वो किसके बराबर होगा, हीट। क्योंकि हमें यहाँ पे हीटिंग की बात करनी है, तो एनर्जी वर्क के बराबर होती है। तो ये हीट कौन सी है, एनर्जी का फॉर्म हीट के फॉर्म में, W इक्वल टू H कर दिया हमने, ठीक है। कोई भी एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इक्वल टू बी क्यू। अब हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, और I इक्वल टू क्यू अपॉन टू करंट वाले फॉर्मूले से, तो वहां से क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। दोनों वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। तो यहाँ से हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर जी। ओके, तो एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जैसा मैंने बताया प्रैक्टिकली, H प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। करंट अगर इंक्रीज करेगा तो हीट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। H प्रोपोर्शनल है R के, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी, और टाइम टेकन फॉर कंज्यूमिंग एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, तब भी हमारी हीट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमारा यहाँ पे हो गया जाके, और यहाँ से प्रूविंग हो जाती है कि H प्रोपोर्शनल किसके किसके है। तो यहाँ से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे H प्रोपोर्शनल R स्क्वायर आई स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द proportional to the square of current, square of flow of current in circuit। सेकेंड नंबर वाइज हो जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में H प्रोपोर्शनल टू R। लैंग्वेज में भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो हीट एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ से बनेगा जाके कौन सा, H प्रोपोर्शनल टू T, H प्रोपोर्शनल टू T। Heat is directly proportional to the time taken for consuming energy। ओके गाइस, और ये तीनों पॉइंट किसको बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए आते हैं, और ये उसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। अब गाइस एक चीज और आती है कि हमें एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, और एप्लीकेशंस में क्या पढ़ना है, जैसे मान लीजिए R पढ़ने से H बढ़ती है
ऐसे कोई एग्जांपल्स हमारे पास हैं। तो एप्लीकेशन से हम लोग क्या देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज हमारा होता है, ये सब इसी पे वर्क करते हैं, हीटिंग पे वर्क करते हैं। दूसरा हीटिंग पे वर्क करते हैं, कैसे हीट पे वर्क करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के लिए। जो प्रेस घर में लगी होती है, उस प्रेस में क्या होता है बच्चों, ये तो होती प्रेस इस तरीके से, यहाँ पर 2 वायर आते हैं इसमें, और एक वायर इसकी मेटल बॉडी में लगा होता है। ये हमारी इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इसके अंदर जो प्लेट लगी होती है वो निक्रोम की बनी होती है। और निक्रोम क्या है बच्चों, एलॉय होता है एक, और जब एलॉय होगा जाके तो बच्चों क्या होगा जाके इसके पास हाई रेसिस्टेंस होगा। जब करंट इसमें पास कराते हैं, पास कराने से क्या होता है, हीट करती है और हम लोग आराम से, तो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट में। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है और एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट के पास कराने से मैग्नेट बनेंगे, वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, ठीक है। नहीं वॉच किया प्ले लिस्ट में जाइए, पढ़ा हुआ चैप्टर पूरा वॉच कर सकते हैं वहाँ से, वहाँ पार्ट वाइज पढ़ा हुआ है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट मतलब करंट पास करने से हीट। तो गाइज यहाँ पे टॉपिक बन जाता है एप्लीकेशन के साथ साथ कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और डेफिनेशन इसकी, ऑन पासिंग करंट थ्रू ए कंडक्टर्स इट बिकम्स गिव्स अ हीटिंग इफेक्ट, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसका जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में फर्स्ट नंबर हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। और इस इलेक्ट्रिक आयरन का डायग्राम बना के हम इसको बता सकते हैं कि भाई इसके पास निक्रोम की प्लेट होती है, एलॉय होता है, ज़्यादा हीट करेगा तो क्या होगा जाके, ज़्यादा करंट पास करेंगे तो करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली करंट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट बढ़ेगी। रेजिस्टेंस हायर है, ज़्यादा करंट रिक्वायरमेंट होगी उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये, तो ड्यू टू एलॉय निक्रोम प्लेट होने से हीट ज़्यादा करता है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को सोव करता है। सेकेंड नंबर हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारा होता है, देखा होगा सभी ने बल्ब, यहाँ पे 2 पॉइंट्स बने होते हैं इस तरीके से, इसके अंदर यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की रॉड टाइप की होती है और यहाँ पे लगा होता है फिलामेंट। अब ये फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों बहुत हायर होता है, रेजिस्टेंस भी हायर है, मेल्टिंग पॉइंट भी हायर है, करंट ज़्यादा जाएगा। और जब मेल्टिंग पॉइंट हायर तो ये मेल्ट टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो क्या करता है, ये बदले में कहाँ से एनर्जी से फॉर्म होती है, किसमें फॉर्म में आती है, हीटिंग के फॉर्म में आती है, इसीलिए ग्लो करता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना, 3230 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि फिलामेंट का वायर बहुत पतला होता है फिर भी ये ब्रेक नहीं होता, तो आप बोलोगे इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, इट हैविंग द हायर मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स टू द 3230 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, दैट वे इट कैन नॉट मेल्ट, इट बिकम्स ग्लो एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है बल्ब के लिए कि बल्ब के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है, N2 या ऑर्गन गैस भरी जाती है, क्यों, तो ये नॉन रिएक्टिव गैसेज होती है जो कि इसकी हीट से इस ग्लास को बचाने का काम करती है। नॉन रिएक्टिव होगी जाके तो ऑक्सीजन हीट को बाहर नहीं निकलने देगी, तो ये ग्लास जो कांच होता है वो टूटता नहीं है हमारा, बहुत गर्म हो जाएगा तो एक बार ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इट प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीजन रिएक्शन विद द ग्लास, जो यहाँ पे बर्न होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी हायर एनर्जी में, तो उसको ग्लास को बर्न होने से बचाने का काम किसका होता है, नाइट्रोजन ऑर्गन का, इसीलिए भरी होती है, ठंडी गैस होती है, कूलिंग गैस होती है, ठीक है। तो ग्लो भी करता है, टंगस्टन की वजह से। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये शो करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। थर्ड नंबर इलेक्ट्रिकल फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इट ऑल्सो वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, ऑन विच प्रिंसिपल हीटिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स। तो आप बोलोगे ये एक सेफ्टी मेजर डिवाइस भी है, क्यों, फ्यूज को हम लगाते कहाँ से हैं भाई, सिंपल सी बात है, एक वायरिंग में फ्यूज लगाना है। आगे फ्यूज लगाने का मकसद ये होता है कि अगर मान लीजिए हायर वोल्टेज आ गया, ज़्यादा करंट फ्लो हो गया कंपेयर टू उसकी कैपेसिटी के, कोई डिवाइस है उसमें लगा रखा है, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट अगर फ्लो हो गया तो उसको पहले करंट पास होगा कहाँ पे, फ्यूज से, तब जाके आगे। अब इसका जो वायर होता है इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट है, ठीक है। कैसे, एक फ्यूज है कांच का होता है, एमीटर के पीछे लगा होगा, देखिएगा उसमें ये जो फ्यूज वायर होता है इसका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है, और मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है इसकी रेटिंग पर।
3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 4 एम्पियर का। अब मान लीजिए इसको हमने लगा दिया डिवाइस से पहले और उस डिवाइस की मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर से ऊपर करंट उसमें अंदर आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो डिवाइस खराब हो जाएगी, फूक जाएगी हमारी। तो इसको लगा दिया सीरीज में हमने आगे की ओर और 5 एम्पियर इसकी लिमिट लगा दी। जैसे 5 से 6 एम्पियर करंट आएगा तो ये क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का रीजन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा हीट करेगा, टूट जाएगा तो करंट हमारा आगे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारा एप्लायंस सेफ हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द सेफ्टी मेजर डिवाइस। सेफ्टी मेजर डिवाइस, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इससे एक न्यूमेरिकल भी बनेगा। न्यूमेरिकल में क्या करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया गया कोई एक डिवाइस है और 220 वोल्टेज पर इतना करंट उसमें फ्लो होता है, इतने वाट की है, तो आप वहाँ पे क्या करें, करंट निकाल लीजिए और उस करंट की वैल्यू, रिक्वायर करंट की वैल्यू से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा का हमारा फ्यूज लगेगा। मान लीजिए किसी कैलकुलेशन करने पर पावर और वोल्टेज से हमने आई निकाला 5 एम्पियर, तो उस डिवाइस में 5.5 एम्पियर का हम फ्यूज लगा दीजिएगा, सुटेबल है। बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो क्या ज़्यादा वैल्यू कर देगा, तो डिवाइस बचा नहीं पाएगा हमारा। एग्जैक्ट उतने का ही लगता है अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है। तो उस डिवाइस से करंट निकालिए, करंट से हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर कर सकते हैं कितने एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे लगाना है। सप्लीमेंट्री डिवाइस होती है और हमेशा जो फ्यूज होता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, ये हमेशा सीरीज में लगेगा। ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज, क्यों, करंट पहले इसमें से पास होगा तब जाके डिवाइस के पास पहुँचना है। तो फ्यूज हो गया, बल्ब हो गया, आयरन हो गया, इनसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूज़ लॉ ऑफ हीटिंग हो गया और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है लास्ट होने वाला है। एक टॉपिक और बनता है डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग बच्चों कैसी होनी चाहिए, तो डोमेस्टिक वायरिंग ऑलवेज बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में होने का रीज़न, वोल्टेज सेपरेट बराबर होते हैं सभी के लिए, सेपरेट स्विचेज सभी के लिए होते हैं, ठीक है। तो और सीरीज लगा देंगे तो नुकसान क्या हो जाएगा, तो नुकसान होता है बच्चों सीरीज लगाने पे कि भाई जो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, एक कमरे का बल्ब बहुत तेज जलेगा, एक का जलेगा नहीं, लास्ट वाले का क्या बहुत कम ग्लो करेगा, तो वह नुकसान होता है। और अगर एक खराब हो गया तो सारे खराब हो जाएंगे, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल वाली वायरिंग में अगर एक खराब हो जाएगा तो और बल्ब चलते रहते हैं हमारे। इसीलिए डोमेस्टिक वायरिंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, सॉरी पैरेलल वायरिंग इज सुटेबल फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है। तो ये है हमारा फुल चैप्टर, कंप्लीट डिस्कशन किया हमने, बोर्ड पे एक टॉपिक आपको बताया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे सब्जेक्ट इस तरीके से मिलते रहेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, फुल चैप्टर।